नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आगे आरक्षण पीछे कानून। जी हां, आज ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया और इसके बाद तो मानो सियासी भूचाल आ गया। योगी सरकार पर चौतरफा वार हो रहा है। एक ओर आरक्षण की जंग है तो वहीं दूसरी ओर कानून का सवाल है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि बिना आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझेंगे कि पूरा विवाद क्या है। उसके बाद मेहमानों से तारुफ और उनसे पूछेंगे हम सवाल। समाजवादी पार्टी उसमें बाधा डालना चाहती थी। सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए हाईकोर्ट का आदेश आते ही सियासी हमलों का शोर शुरू हो गया। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हमलों का दौर शुरू हो गया, क्योंकि सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। साथ ही फौरन निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब सामान्य मानी जाएंगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार पर कोर्ट में कमजोर दलील का आरोप लगा रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था। अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो हम दे करके चुनाव समय से कराना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उसमें बाधा डालना चाहती थी। लेकिन जो भी आदेश आया है उसका अध्ययन करके और उसके बाद के निर्णय से हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया जाना है वह आरक्षण दिए बगैर उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का कोई विचार नहीं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती हाईकोर्ट के फैसले को बीजेपी की आरक्षण विरोधी मानसिकता बता रही हैं। आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी को चेतावनी दे रही हैं। हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। विपक्ष के सवालों और हमलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का दावा कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। निर्णय के अनुरूप अभी हमारी सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेगी और राय लेकर के ओबीसी के लोगों का आरक्षण चूंकि निर्वाचन आयोग तय करता है, तो कहाँ कमी रह गई है, क्या रह गई है, वो गाइडलाइन जो आरक्षण की है उसका अनुपालन करते हुए फिर चुनाव कराने पर विचार हमारी सरकार करेगी। दरअसल यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया था कि निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के सुझाए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन किया जा रहा है, लेकिन याचिका में कहा गया कि सरकार ने ओबीसी आरक्षण जारी करने के लिए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला नहीं अपनाया। अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर रिपोर्ट के लिए कमीशन नहीं बनाया। अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है तो बीजेपी विपक्ष के हमलों का जवाब दे रही है। जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात। आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए। लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल, क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी
कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। समाजवादी पार्टी क्या बोलती है तो आप जानते हो। समाजवादी पार्टी जब सरकार में रहे तो इनके क्या रंग थे, क्या रूप थे। वो आज जब सरकार में नहीं है तो हर बात पे सवाल खड़े करते हैं। जिस पर भी सवाल खड़े करते हैं, जरा अखिलेश जी उसी क्षेत्र में अपनी सरकार में झांक कर देख लें। हाईकोर्ट ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया है और इस फैसले ने सरकार और विपक्षी दलों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। मामला आरक्षण से जुड़ा है, लिहाजा इस पर विवाद बढ़ना तय है। नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर संग्राम भी तय है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। शलभ त्रिपाठी जी हैं, स्पोक्सपर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजकुमार भाटी जी यहां नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। इसके अलावा धर्मवीर चौधरी जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखेंगे, और अरुण राजभर भी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन शलभ जी, हम शुरुआत आपसे करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए ट्रिपल टेस्ट के तरीके से आरक्षण की बात कर दी गई और निकाय चुनावों का रास्ता स्पष्ट कर दिया गया, तो फिर यह कैसी लापरवाही सरकार की, उस सरकार की खासतौर पर जो कहती है कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं, इसे लापरवाही माना जाए या फिर नियत में खोट माना जाए? क्योंकि विपक्ष बार बार यह कह रहा है कि आप लोग की नीति हमेशा रहती है आरक्षण हड़पने की। आप लोग पिछड़े समाज का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जब बात भागीदारी की आती है तो आप लोग दाएं बाएं करते हैं, और यह उसका एक उदाहरण है। ऐसे आरोप अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने जब पर लगाए। तो शुभांकर जी, अगर ये पूरा मामला आप देखेंगे तो इस बार तो मामला उल्टा है। उत्तर प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें रिजर्व करना चाहती है। वो रिजर्व करके हम लेकर गए थे, लेकिन कोर्ट के भीतर जो कुछ भी हुआ, कोर्ट के भीतर से ये कहा गया कि नहीं, ये पूरा का पूरा ये पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अब कोर्ट ने किन आधारों पर किया है, किन चीजों को देखा है, ये डिबेट का विषय है। इसमें जाना पड़ेगा कि क्या है, पूरा निर्णय आने दीजिए, उसको हम देखेंगे। लेकिन हम तो लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण दिया जाए, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो सीटें उनको रिजर्व किया जाए। लेकिन कोर्ट से जो आदेश हुआ है वो हमारे खिलाफ हुआ है और कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको रद्द किया जाता है। तो शलभ जी, यही तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आदेश आपके खिलाफ क्यों चला गया? तैयारी की होती तो नहीं जाता। कोर्ट तो कह रहा है कि प्रथम दृष्टया लग रहा है ट्रिपल टेस्ट का फॉलो नहीं किया गया है। इससे पहले 4 राज्यों में विवाद हुआ था, जिसमें बिहार था, आपका राज्य मध्य प्रदेश था। अगर आप लोगों ने वहां की घटनाओं सबक लिया होता तो आज ये फजीहत की स्थिति नहीं आती और मुख्यमंत्री, मंत्री समेत तमाम लोगों को आधे घंटे बाद से ट्वीट पर ट्वीट नहीं करने पड़ते। नहीं, देखिए, जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि आप इस पूरे आरक्षण को हम रद्द करके इसको सभी सीटों को सामान्य कर रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश सरकार कह रही कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम चुनाव भी समय से कराएंगे। और जो कोर्ट ने जिस बात की अपेक्षा की है, उन अपेक्षाओं को लेकर हम देख रहे हैं कि कहां कोई चीज छूटी है, कहां किस चीज का पालन होना चाहिए। और आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमने तैयारी की थी, हमें लगता है कि हमने आरक्षण का पालन कराया, हमें लगता है कि नहीं, हम चाहते हैं। शलभ त्रिपाठी को आप सुन रहे थे, जिनकी आवाज जो है वो शायद यहां नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन क्या ये आवाज जनता तक पहुंची? क्योंकि ये ट्वीट आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि कानूनी पहलू पर विचार किया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। भाटी जी हमारे साथ है। भाटी जी, आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं हमारी तैयारियां पूरी थी, लेकिन जो कमियां रह गई, कोर्ट का मामला है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम आगे तक नहीं जाएंगे। आप लोग क्यों शक कर रहे हैं? नहीं, जो वो कह रहे हैं तैयारियां पूरी होती तो हाईकोर्ट का ऐसा फैसला ही नहीं आता। आधी अधूरी तैयारी के साथ ही हाईकोर्ट में गए थे और जानबूझ के गए थे, जानबूझ के उसमें कमियां छोड़ी गई, कमजोरियां छोड़ी गई। लेकिन जहां तक इस निर्णय का सवाल है, इस निर्णय की आशंका पहले से ही थी, और केवल इस निर्णय की नहीं, ओबीसी समाज में, ये पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकारें भी लगातार ओबीसी के आरक्षण को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। जो सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारे संविधान में भी है और जो लागू की गई, और ओबीसी का आरक्षण तो पहली बात तो बहुत देरी से लागू हुआ, फिर उनका कोटा भी कम है, फिर उसमें भी क्रीमी लेयर लगा दिया गया। लेकिन आज तो परिस्थिति यह है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आ रहे हैं, उनमें जनरल कास्ट कम अंक ला पाके सेलेक्ट हो पा रहे हैं और ओबीसी उनसे ज्यादा अंक पाके सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब आरक्षण ओबीसी के लिए नहीं है, ओबीसी को रोकने के लिए है। और आज देश में, शुभंकर जी, मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो आरक्षित श्रेणी में ना आता हो। अब वो तर्क भी गए जब कहते थे कि हम तो योग्य पैदा होते हैं, अयोग्य लोग आरक्षण के बल पे आगे बढ़ रहे हैं। आज हर वर्ग को आरक्षण मिल रहा है, हर जाति को मिल रहा है इस देश में,
कोई नहीं बचा जिसे आरक्षण न मिल रहा हो। नहीं तो जो ये पूरा विवाद है, इस पे योगी आदित्यनाथ ने आज साफ साफ ट्वीट कर कहा, और मैं ट्वीट भी पढ़ दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित करेगी और उनको आरक्षण की सुविधा देगी, इसके बाद ही चुनाव करवाएंगे। तो अगर मुख्यमंत्री खुद सामने आकर और 1 घंटे के भीतर यह कह रहा है कि भाई बिना इसके नहीं होगा, सरकार पर भरोसा रखिए, तो फिर आपको डाउट कहां पर हो रहा है सर? मैं बताता हूं डाउट कहां पर। पहली बात तो इनके बड़े नेता कुछ बोलेंगे, इनके छोटे कार्यकर्ता कुछ और बोलेंगे जनता के बीच में जाके। ये टीवी चैनल पर कुछ बोलेंगे, अपने बंद कमरों में, अपने कार्यालय में बैठकर, अपने घरों पर बैठकर, अपने लोगों के बीच में कहेंगे देखो निपटवा दिया, आधा तो निपटा दिया, बाकी भी निपटा देंगे। इनकी नीयत साफ नहीं है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो जाति आधारित जो जनगणना की बात उठ रही है उसका समर्थन करती है क्या भारतीय जनता पार्टी? आप इनसे पूछिए। ओबीसी को तब तक न्याय नहीं मिल सकता जब तक जाति जनगणना नहीं होगी। ठीक है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है आज तक पर। और समाजवादी पार्टी बार बार यह आरोप लगा रही है कि आज जो कुछ कोर्ट में हुआ वो झलक थी उस भाजपा की जो आरक्षण विरोधी है। आप लोग ओबीसी समाज का वोट तो लेते हैं लेकिन उनका हक मार लेते हैं। ऐसे गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी, बसपा और बाकी राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार आप पर लगा रहे हैं। देखिए, अब समाजवादी पार्टी के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा तो है नहीं। वो लगातार पराजय से लोकसभा, विधानसभा, जिला पंचायत और तमाम चुनाव को हारने के बाद अब उनके पास एक ही अस्त्र बचा है कि भ्रम फैलाओ, और भ्रम फैला के किसी प्रकार से इन प्रकारण फिर से जो अपना जातिवाद का जहर है वो समाज में फैलाते हुए लोगों में विग्रह पैदा करो और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करो। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के नारे के साथ सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास से जो चल रही है उसकी परिणति ये हो रही है कि आज जम्मू कश्मीर शांत है, आज नॉर्थ ईस्ट शांत है, आज सभी जाति और वर्ग के लोग अपने को आपसी समन्वय और सामंजस्य का सुख वो प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके द्वारा लगाए गए मसले हैं वो आप लगातार उठाते रहते हैं, उनके आधार पर आपको समर्थन नहीं मिला है। मैं डेटा भी चेक कर रहा था, आप लोगों को बड़ी मात्रा में ओबीसी समाज का वोट 19 के चुनाव हो या 14 के बाद से लगातार मिल रहा है। लेकिन आज आपके नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, उन्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है। आपके नेता हैशटैग चला रहे हैं कि योगी विद ओबीसी। तो ये फजीहत वाली नौबत आई क्यों सर? अगर आप लोगों ने सही से वहां पर बात रखी होती तो ये क्यों कहना पड़ता कि अब सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे? इस नौबत के लिए जिम्मेदार कौन है सर? मैं समझता हूं कि आप नहीं, आप माननीय न्यायालय के निर्णय को नौबत में क्यों लेते हैं? अगर हमने, सरकार ने किसी पारदर्शिता के साथ, किसी अच्छी नीयत के साथ कोई काम किया और उस चीज को उन्होंने अधिकार प्रस्तुत किया, अब सरकार के हाथ पे न्यायालय का निर्णय नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में कोई निर्णय हुआ और सरकार माननीय उससे सहमत नहीं है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है कि नगरीय जो निकाय का सामान्य निर्वाचन है उसमें वो आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ा वर्ग के अन्य नागरिकों को आरक्षण की सुविधा मुहैया कराएंगे। पिछड़ों के आरक्षण से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ उत्तर प्रदेश सरकार न पहले बर्दाश्त किए थे ना अब करेगी। ठीक है, पिछली समाजवादी पार्टी ने जरूर किया था, उनका प्रमोशन रोका था, बीजेपी ने तो उसको भी दिया था। आरक्षण मोदी जी और योगी जी के रहते हुए आरक्षण का 1 इंच भी किसी के पास वो रुकेगा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं शर्मा जी, एक सवाल मेरे मन में और आता है। लाभ उठाने, राजनीतिक लाभ उठाने का सपना समाजवादी पार्टी देख रही है। हम समाजवादी पार्टी को अगर थोड़ी देर दरकिनार भी कर दें, मुझे याद आता है कि राम मंदिर के मामले पर आप लोग अक्सर कहते थे कि देखिए हमने दलीलें बड़ी मजबूती से पेश की और यही वजह थी कि फैसला हमारे पक्ष में आया। अगर आप वहां क्रेडिट लेते हैं तो यहां पर अगर आपकी दलीलें पेश करने के बावजूद फैसला पक्ष में नहीं आता है और आपको यह कहना पड़ता है कि या तो कमेटी गठित की जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो फिर क्यों ना यह सवाल उठाया जाए कि दलीलें पेश सही से नहीं की गई? और इसका दूसरे, एक सेकंड सर, और इसके लेकर एक आधार और भी आता है कि बीजेपी या संघ से नेताओं के बयान आते रहते हैं आरक्षण को लेकर। 15 में मोहन भागवत जी का आया था, 17 में मनमोहन वैद्य जी का आया था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में। तो एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि बीजेपी के मन में कहीं ना कहीं है, वो धीरे धीरे टेस्ट करती है कि जनता का मिजाज कितना है, ज्यादा नाराजगी होती तो वापस ले लेती है। अरे नहीं, आप, मैं, इतना प्रतिष्ठित चैनल है आपका और मैं समझता हूं कि पूज्य मोहन भागवत जी के बयान को आप जिस प्रकार कह रहे हैं बिल्कुल त्रुटिपूर्ण ये आपका तथ्य है। मैं नहीं कह रहा सर, कभी इस प्रकार ये का आरोप बयान लगते नहीं हैं, दिया। ये आरोप लगते हैं, ये मेरा आकलन नहीं है सर। प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाने,
हाँ, तो अगर आरोप लगाने वाले, मैंने कहा ना कि वो भ्रम की स्थिति में, पराजय की हार से ग्रसित लोग हैं, जिनमें अवसाद है हार का, और वो इस प्रकार का जनता से नकारने जाने के बाद उनमें इस प्रकार की पीड़ा है कि वो भाजपा को बदनाम कैसे करें, क्योंकि पिछड़ों ने भी वोट दिया, अनुसूचित ने भी वोट दिया, सवर्ण ने भी दिया, और यहां तक अब तो अल्पसंख्यक भी भाजपा को वोट भारी मात्रा में दे रहा है जी। तो ये वेदना आप समझ सकते हो विपक्ष की, कि सत्ता से मुक्त जो लोग हैं, जो लोग भारत को तोड़ने का अभियान चलाए हुए थे, जो लोग जम्मू और कश्मीर में कहते थे 370 हटेगा तो वो पाकिस्तान चला जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा, भारत को जोड़ने के लिए 370 और 35 हटाई इन्होंने, तो अब भारत जोड़ा मोदी जी ने, नॉर्थ ईस्ट को बाहर जो कटने ना पाए उसको जोड़ा मोदी जी ने, अरुणाचल की समस्या, नागालैंड, मेघालय की समस्या उन्होंने दूर किया, त्रिपुरा और आसाम को साथ उन्होंने किया, यानी भारत जोड़ने का काम किया। अब लोग भारत जोड़ो निकालने लगे। सर एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि वो अलग विषय है, विपक्ष आज हताश है। ठीक है, विपक्ष हताश है। सर नगर निगम में कोटे से 4 सीटें आती, नगर पालिका में 54 और नगर पंचायत में 147 सीटें। अब एक थ्योरी यह भी दी जा रही है कई नेताओं की तरफ से कि अगर ये ट्रिपल टी लागू कर देते तो शायद पिछड़े समाज की भागीदारी कम हो जाती। इसमें कोई सच्चाई है सर? नहीं, देखिए ये तो एक विश्लेषण का प्रश्न है। आयोग का गठन इसीलिए है, और अगर कोई चीज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के संदर्भ में कोई चीज शेष रहेगी, कोई विसंगति की संभावना सरकार को दिखेगी, तो हमारा उच्चतम न्यायालय भी हमारे सामने मौजूद है। यही भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे सुंदर व्याख्या है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में सबको विश्वास है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भी अगर हमारे पास में कोई चीज की कमी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसके अनुसार हम अपना जो भी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य है उसका अनुपालन करते हुए हम जो बाबा साहब का जो आरक्षण की व्यवस्था है, पिछड़ों का किसी प्रकार का कोई जो है उनकी कमी नहीं होने देंगे, अनुसूचित की कमी नहीं होने देंगे, सवर्ण आरक्षण में कोई कमी नहीं होगी। सबका न्यायपूर्ण निर्णय यही सरकार की हमारी विशेषता है, और उसको हम करेंगे। आयोग का गठन के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अभी वेट करिए, ठीक है, और ट्रिपल टी के फॉर्मूले के अनुसार इसका निर्णय निकालने की बात उन्होंने करी है। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश सरकार की जिस प्रकार से डेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, ये कष्ट का कारण है विपक्ष का, इसलिए समय समय पर भ्रांति फैलाते हैं। आपको ये बात सत्य है सर कि आप लोगों को बड़ी संख्या में ओबीसी समाज से वोट मिला है। 2014 में आपको बंपर वोट मिला, 17 में, 19 में, हर बार मिलेगा, लगातार मिल रहा है, पहले से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ओबीसी का तो जो ओबीसी समाज का सर इस वक्त दर्शक आपको सुन रहा है, सबके लिए काम किया, बिल्कुल सर, आपने किया होगा तो आपको वोट मिल जाएगा। लेकिन जो दर्शक आपको सुन रहा है सर, उसके जहन में एक सवाल है कि ठीक है, हम आपकी बात पे भरोसा कर लेते हैं कि आप ये चीजें फिक्स कर देंगे, लेकिन फिर उसके मन में यह भी सवाल होगा कि ये नौबत आखिर क्यों आई। इसके पीछे आपका भी तो कोई आकलन होगा सर, क्या वजह निकल रही, कहां पर आप लोगों की कमियां रही, दलीलों में, तैयारियों में, या ज्यादा आश्वस्त थे आप लोग? आप ये नौबत की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप नौबत की बात इसलिए कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, हाईकोर्ट का निर्णय है जी। अब हाईकोर्ट का निर्णय ये सरकार के हाथ में नहीं होती, हमने मजबूती के साथ में पक्ष रखे हैं। अगर आप विश्लेषण करके देखेंगे तो उसमें तमाम चीजों का पालन हुआ है, जो म्युनिसिपल एक्ट है उसका भी पालन है, तमाम और चीजों का पालन है। फिर भी माननीय न्यायालय का अगर कोई निर्णय है तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हमारे पास में एक ऑप्शन है कि अगर कोई चीज से हम संतुष्ट नहीं है तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, हम गठन करेंगे आयोग का, जैसा उन्होंने कहा है, और 3T के फॉर्मूला का है तो उसके अनुसार हम काम करेंगे। पिछड़ों के आरक्षण से किसी प्रकार का खिलवाड़ ना तो उत्तर प्रदेश सरकार ना केंद्र सरकार, ठीक है, अब एक समाजवादी पार्टी है ना अब होने देगी, ठीक है, इसलिए इस प्रकार जी। अब समाजवादी पार्टी के एक आरोप सर है, क्योंकि आप बैठे हैं और आप सत्ता पक्ष के नेता हैं, मैं आपसे पूछ लेता हूं। एक पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, जातिगत जनगणना आप लोग जानबूझकर नहीं करवा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एक फहरिस्त है, इस वजह से आपके आश्वासन पर या मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बावजूद विपक्ष जो है वो भरोसा नहीं कर पा रहा। और इसमें वो लोग भी हैं जो कई बार आपके कई मसलों पर साथ देते, जैसे कि मायावती जी, वो कई मुद्दों पर आपके साथ होती है, लेकिन आज वो भी कह रही कि आप लोग का आरक्षण विरोधी चेहरा जो है वो निकल कर आ रहा है। और सपा ने तो ये 2 मामले भी उठाए, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला और जातिगत जनगणना, जिसको लेकर बिहार से यूपी तक वो बात कर रहे हैं। देखिए शुभांकर जी, आप एक अच्छे एंकर हैं और अब आपके प्रश्नों में बड़ी गंभीरता होती है, लेकिन आपको पता होगा कि विपक्ष के आरोपों में कितनी गंभीरता है।
जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो हमारी प्रशंसा नहीं करने वाले। पहले वाला जमाना नहीं रहा कि अटल जी इंदिरा जी की प्रशंसा करके युद्ध में उनका साथ दे देंगे। अब ये तो अच्छे काम को भी उसका खराब पक्ष क्या हो सकता है उसको लेकर तमाम संभावनाओं के बारे में व्याख्या करते हैं। आरक्षण के बारे में जितनी कड़ाई से और जितनी शुचिता के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जब जब ये सपा या बसपा सरकार में रही उन्होंने इसकी चिंता नहीं किया। हमने नौकरी बहुत सारी दे दी। आज तक के आजादी के बाद के इतिहास के बाद आप योगी जी सरकार में जो 5.5-6 लाख सरकारी नौकरियां हैं उनका आंकड़ा निकाल के देखिए कि आजादी के बाद आज सबसे ज्यादा पिछड़ों को नौकरी अगर कभी मिली है तो योगी जी के सरकार में उत्तर प्रदेश में मिली है। एससी को सबसे ज्यादा नौकरी मिली है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में मिली है। हमने अन्याय नहीं होने दिया। अगर अच्छा सवर्ण है तो उसको भी बराबर से न्याय मिला है, उसके लिए भी हमने अतिरिक्त आरक्षण का बगैर किसी को टच किए उसकी भी व्यवस्था हमने की है। ये जो पारदर्शी व्यवस्थाएं हमारी हैं यही चिंता का कारण विपक्ष का बनी हुई है। मायावती जी का, बहुजन समाज पार्टी का धीरे धीरे प्रभाव कम होके उनके सारे जो पहले लोग थे वो जान गए कि अब एससी की जो चिंता कौन करने वाला है, उनका हित का साधन कौन करने वाला है, बीजेपी की तरफ है। ठीक है। सपा अपनी टूट की कगार पे है। कांग्रेस एक ऐतिहासिक जर्जर इमारत की तरीके से अपने राजनीतिक अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या आप आज तक के मंच से आश्वासन दे रहे हैं? बीजेपी आज पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। अब जाते जाते आखिरी सवाल ही पूछता, क्या आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप... मैं ये कह रहा हूं जी नहीं, मेरा आश्वासन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से निकला हुआ एक भी वाक्य वो 100% होता है। मोदी जी के मुख से निकला हुआ एक वाक्य 100% होता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जितना भी दिया हुआ संविधान की व्यवस्था है उसका 100% अगर कोई अनुपालन करेगा तो केंद्र और प्रदेश की सरकार करेगी। ये आप इससे बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, आपने हमें वक्त दिया, हमने आपसे कुछ तीखे सवाल पूछे, आपने अपनी बात भी रखी और आपने कुछ तीखे सवालों के भी जवाब दिए, आपने सरकार का पक्ष भी रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपनी सरकार की बात को पहुंचाने के लिए और हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। और उधर हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, आज के घटनाक्रम को देखकर आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि यहां पर सारी चीजें सही हो जाएंगी, किसी का हक नहीं माना जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है किसकी वजह से हाईकोर्ट की ओर से आदेश आया और सरकार की ओर से क्या लगता है कोई कमी रह गई? देखिए, हम सदन से लेके सड़क तक बराबर इस बात को लेके आरक्षण को लेकर के हम लड़ते रहे। 4 सितंबर 2013 को जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 27% आरक्षण को बांट करके इसको सबको दिया जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको भी नहीं किया। फिर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बनी, उसी रिपोर्ट को लेकर के हमने मंत्रालय छोड़ दिया था कि ये तय कर लिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, हाई कोर्ट के जो आदेश थे उसके तहत ये कर लिया जाए। लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस मामले को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट खुद जाएंगे, क्योंकि बिना आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होगा। इस नाते की कोर्ट ने भी कहा है, एक आधार दिया है कि 31 जनवरी तक जिलाधिकारी 3 सदस्यीय कमेटी बना करके इसका निस्तारण भी कर रहे, अगर वो कर रहा है सरकार चाहे तो। ठीक है। अब सर एक सवाल यह आता है कि बार बार आरोप लग रहा है कि आरक्षण को लूटने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप आरोप तो सपा पे लगा रहे हैं लेकिन यहां भाजपा पर लग रहा है, कौन लूट रहा है सर इस आरक्षण को? देखिए, हम हमेशा आरक्षण के पक्ष में हैं। जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के आरक्षण को देने की वकालत करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। जो इनका हिस्सा लूटने की बात करेगा, 27% आरक्षण लागू है, लूट कौन रहा है? समाजवादी पार्टी लूट रही है। समाजवादी पार्टी ने हिस्सा देने से भाग रही है। जब ये मुसलमानों के नहीं हुए, मुसलमान इनके साथ 20% है, वोट देता है, लेकिन ये जब पुलिस की भर्ती होती है न सिपाही बनाते हैं, न दरोगा बनाते हैं, न बाबू बनाते हैं, न चपरासी बनाते हैं, और आरक्षण किस आरक्षण की बात करते हैं? ये गलती अखिलेश यादव जी की है। 4 सितंबर 2013 का आदेश, शायद आपको जानकारी होगा, हाई कोर्ट ने ही कहा था कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां ले रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए, इसका विभाजन कर दिया जाए। क्या अखिलेश ने किया? उस समय तो योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तो अखिलेश यादव जी ने इसको क्यों नहीं लागू किया? उस समय तो इनको चाहिए था। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और
हमारे सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ कई और खास मेहमान जो स्टूडियो में हैं वो लगातार बने हुए हैं, कुछ नए मेहमान भी जुड़े हैं। लेकिन भाटी जी, शुरुआत में आपसे करूं कि आप लगातार कुछ सवाल ही पूछना चाह रहे थे। शलभ जी भी हमें नजर आ रहे, दोबारा जुड़ गए हैं, और राजभर जी की पार्टी के नेता भी हमें नजर आ रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन आरोप आप पर भी लगाए हैं ओम प्रकाश राजभर जी ने। ऐसा लग रहा है कि बड़े नाराज वो आपसे चल रहे हैं। शायद आप लोगों ने पोस्टर लगवाए थे, उसकी नाराजगी है, या फिर कोई पुरानी रंजिश है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि भरोसा रखिए, हमने जो कहा है वो करेंगे, बिना आरक्षण को हटाए हम चुनाव में नहीं जाएंगे और साथ लेकर जाएंगे। उनका भरोसा हमारे साथ रहा है और समाजवादी पार्टी केवल अफवाहबाजी कर रही है। ओम प्रकाश राजभर जी का जहां तक सवाल है, इनकी बातों को आजकल कोई गंभीरता से नहीं लेता उत्तर प्रदेश में। सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर को कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। लेकिन दिनेश शर्मा जी की बातों पर मैं थोड़ी छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा कि आपके किसी भी प्रश्न का सीधे सीधे उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप सवाल पूछ रहे थे आरक्षण पे, वो कह रहे थे उत्तर प्रदेश सब समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं बची है। अब जो पार्टी अभी अभी ने 2,88,000 वोट से हरा के आई है मैनपुरी में, उस पार्टी की कोई हैसियत नहीं बची है, जिसके 111 विधायक अपने हैं, जिसे 3 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं चुनाव में। फिर कहने लगे कि हम जम्मू कश्मीर और नागालैंड का मसला उठाने लगे। अरे भैया, सीधे सीधे बात करो। आप ओबीसी का आरक्षण हड़प रहे हो, आपने ओबीसी के साथ धोखा किया है। ओबीसी ने आपको थोक में वोट दिया, आपके ऊपर विश्वास करके, आपके नारों पर विश्वास करके आपने उनकी पीठ में छुरा भोंका है। और भारतीय जनता पार्टी से कभी उम्मीद की नहीं जा सकती, ओबीसी समाज नहीं कर सकता कि वो इन्हें न्याय दिलाएगी। और जो अभी आपने बहुत शानदार प्रश्न पूछा शुभांकर जी, मैं आपको इसके लिए सैल्यूट करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही तर्क दिया कि जब राम मंदिर का मसला आया था, फैसला आया था, तब तो आप कह रहे थे देखो हमने बढ़िया पैरवी की थी, इसलिए पक्ष में फैसला आ गया। उसका श्रेय आप ले रहे थे, अब इसे आप कोर्ट के ऊपर डाल देंगे। निश्चित तौर पर मैंने शुरू के वक्तव्य में भी कहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जानबूझ के कमजोर पैरवी करके, गलत तथ्य रख के, गलत तरीके से, बढ़िया सवाल हम आपसे ही पूछ ले रहे हैं, इसको कमजोर किया है। एक बढ़िया सवाल हम आपसे ही पूछ ले रहे हैं, और बढ़िया सवाल ये है कि स्वागत है आपके सवाल का। 14 से लेकर 22 तक जितने भी चुनाव हुए, वहां पर इस ओबीसी वर्ग ने बीजेपी को थोक के भाव वोट दिया है, जो दर्शाता है कि बीजेपी पर उनका भरोसा है। अब ये जो विवाद है, ये इससे पहले महाराष्ट्र में भी हुआ था, मध्य प्रदेश में भी हुआ था, झारखंड में भी हुआ था और बिहार में भी हुआ था, और अधिकतर जगहों पर बाद में मामले को सेटल्ड कर दिया गया। मध्य प्रदेश में भी एग्जाम्पल हमारे सामने, जहां बीजेपी की सरकार है। तो क्या समाजवादी पार्टी इसलिए इस मामले को इतना बड़ा बना रही है, या बीजेपी को आरक्षण विरोधी दिखा रही है क्योंकि उसका एक बड़ा वोट बैंक जो है उसे दिख रहा है कि बीजेपी के पास है, और एक मसला मिल गया, यहां पर जितना ग्रिल कर देंगे खींच लाए, जिसको बीजेपी अफवाहबाजी कह रही है? जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोग के पास जाऊं। मैं तो एक बात रखता हूं, सलममणि त्रिपाठी जी बैठे हैं, दिनेश शर्मा जी तक भी आप पहुंचाते हैं, आपके चैनल के माध्यम से सब सुन रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी और आपका चैनल जिले वाइज सर्वे करा ले, जो की पोस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, उनसे ओबीसी का सफाया कर दिया गया है। डीएम एसएसपी किस जाति के बन रहे हैं, किस वर्ग के बन रहे हैं? ओबीसी आपको ढूंढे से तीसरे, चौथे, पांचवें जिले में कोई एक मिला गया जो ओबीसी के हितैषी बन रहे हैं। इस फर्जीवाड़े को एक एक आदमी समझ रहा है। हालांकि आपके दौर में आरोप लगते थे कि आप लोगों ने भी एक जात विशेष को हर थाने में बैठा रखा था, ये आरोप आप पर लगते थे। अब कितना सही कितना गलत, तो शलभ मणि जी बताएंगे। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, आज एक बड़ी घटना आई ओबीसी आरक्षण को लेकर, इस पर कांग्रेस पार्टी का टेक क्या है सर? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम सब कुछ सही कर देंगे, हमारी पैरवी में दम था, लेकिन जो कमियां हुई हैं उसको रिव्यू करेंगे, आप ट्रिपल टी बनाएंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर करेंगे, लेकिन किसी का हक नहीं मारा जाएगा। देखिए, बताने की आवश्यकता नहीं, जग जाहिर है। आरएसएस और बीजेपी दलितों, पिछड़ों, अकिलतों की शुरू से ही मुखालफत करने वाली रही है और उसकी खिलाफत में रही है। वो इनका बस चले तो ये कभी भी इन लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिलने की सुविधा है वो न दें, और उसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने ये सब किया और आज ये फैसला आया। राजनीतिक दबाव, जनमानस का दबाव के कारण अभी इनके सुर बदले हैं। ये कह रहे हैं कि हम इसे ठीक करेंगे, आयोग बनाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो जो करेंगे। इतने दिनों से चल रहा था, सबको पता है कि बिना इसके आरक्षण लागू कर देने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालतों से सरकार के पक्ष कमजोर होगा। आपने अभी तक किया क्यों नहीं? ये डबल इंजन है ना, कि ट्रबल इंजन है? ये डबल इंजन नहीं, ये ट्रबल इंजन है। बस अपने एजेंडे को चलाए चलो, पिछड़ों दलितों को बस वोट बैंक समझो, उनके हक की बात आती तो नहीं करोगे आप। कोई नई बात नहीं थी, आपने ये अभी बताया किन किन प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में, यहां वहां, तो ये जानकारी इनको नहीं थी क्या कि ये करना चाहिए? क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए?
ठीक है सर, ये सब इनकी साजिश थी। आपको लग रहा है साजिश बेनकाब हुई और उसमें लेकिन वो फेल अखिलेश जी, हुए। एक छोटा सवाल आपसे भी मेरा है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही मामला आया था उद्धव ठाकरे की सरकार में और बाद में चीजें दुरुस्त कर ली गई, तो आप लोग को क्यों भरोसा नहीं हो रहा अगर योगी आदित्यनाथ ये आश्वासन दे रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि शिवराज जी ने ठीक कहता हम भी ठीक कर देंगे। उद्धव ठाकरे जी के समय भी आया था, झारखंड में अभी भी आया तक था, क्यों नहीं बिहार किया? में भी आया था। ये तो और गंभीर विषय, ये तो और गंभीर विषय है कि आपने उस सब चीजों को देखते हुए उनसे नसीहत लेकर के आपके पास समय था, आपने क्यों नहीं ठीक कर दिया? ठीक है, क्योंकि आपकी मंशा में खोट था। ठीक है, धर्मवीर चौधरी में थे। ठीक है सर, धर्मवीर आपकी चौधरी जी नीयत भी में हमारे खोट साथ था। है। ठीक है सर, आपकी बात समझिए कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर किया, ये इत्तेफाकन नहीं है, उनकी पैरवी कमजोर थी, आप ये कहना चाह रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, बहुजन समाज पार्टी कई मुद्दों पर भाजपा के साथ हमें नजर आई है, कई बड़े मुद्दों पर। यहां पर आप लोग मुखर होकर कह रहे हैं, मायावती जी के हम ट्वीट्स देख रहे थे, क्यों आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे योगी आदित्यनाथ के बयान पर, जब वो बार बार कह रहे हैं, उनकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं, शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि हम चीजें दुरुस्त कर देंगे? शुभांकर जी, देखिए, आपने कहा कि बीएसपी भाजपा के साथ आती है कई मुद्दों पर, हम कभी भाजपा के साथ नहीं जाते हैं। देश हित के जो मुद्दे होते हैं वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जरूर उनका समर्थन करती हैं, चाहे वो धनखड़ साहब का चुनाव हो और चाहे धारा 370 हो। अब मैं आता हूं आपके इस मूल मुद्दे पर। शुभांकर जी, ये देश का ओबीसी का दुर्भाग्य है और खासकर उत्तर प्रदेश के ओबीसी का दुर्भाग्य है कि ये 65-70 साल की लड़ाई में जब जो है देश आजाद हुआ था तब एक आयोग बना, उसके बाद में मंडल आयोग बना 1977 में। 65% की आबादी है देश में ओबीसी की, लेकिन काका कालेकर आयोग, मंडल आयोग सब रद्दी की टोकरी में चले गए। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर काशीराम साहब और देवीलाल जी के सहयोग से ये मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, 65% को कितना मिला? 27%। और उस 27% में भी जब इंदिरा साहनी केस आया तो उसमें क्रीमी लेयर लागू हो गई। और आज 10 मई 2022 का सुरेश महाजन बना मध्य प्रदेश सरकार का, आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़े तो ये क्लियर था कि ये जो है चुनाव किस पैटर्न पे किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार धुआं दे रही है ओबीसी के मामले में, तो ये जो है कैसे 2017 के उस पर पैटर्न पर चुनाव कराना चाहते हैं, ये इनकी मंशा उजागर हो गई है। बहन जी ने आज अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि ओबीसी के विरोध में ये हाई कोर्ट ने इनके चेहरे को उजागर किया है। और अभी जो दिनेश शर्मा जी के घड़ियाली आंसू में टीवी पर देख रहा था और मेरे बराबर में भाटी जी बैठे हैं, ये पार्टी समाजवादी और बीजेपी ये लोकसभा में, राज्यसभा में दलितों के प्रमोशन के, आरक्षण के बिल को फाड़ के फेंकते हैं। ये इनका चाल चरित चेहरा है। और जब बीजेपी जो है केशव प्रसाद मौर्य के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रदेश चुनाव लड़ती है तो वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनता है? ये ओबीसी का दुर्भाग्य है। आज ओबीसी के हक अधिकारों के लिए ये दोनों पार्टियां घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, शुभंकर जी, और ओबीसी के लोग इसको देख रहे हैं और इसका जवाब चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, हल्ला बोल में आपने हल्ला बोल के सवाल पूछ लिया। मैं शलभ जी, आपके पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक बार मैं एक और मेहमान है अरुण राजभर जी, उनको भी शामिल कर लूं। अरुण राजभर जी, मैंने ओम प्रकाश राजभर जी का इंटरव्यू किया, मुझे कम से कम समझ नहीं आया कि वो किस पाले में थे, क्योंकि वो अखिलेश जी का बार बार नाम ले रहे थे। एक बार आप पहले स्पष्ट कर दीजिए कि इस पूरे प्रकरण में आपको किस पर भरोसा है, योगी जी पर भरोसा है या सपा जो कह रही है उस पर भरोसा है? देखिए, नगर निकाय के लिए जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, सपा और बसपा के कुकृत्यों की ही वजह से आज ओबीसी समाज भुगत रहा है। 4 बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाया, समाज ने मिलकर के पूंछ पकड़ के घूम रहे हैं। सर देखिए, नहीं धर्मवीर जी नहीं, गलत बात है। कार्यक्रम का नाम हल्ला बोले सर। धर्मवीर जी, आपने 2 मिनट बोला, वो टोकने काम मेरा सर, वो मेरा काम है सर। आपने नहीं धर्मवीर जी याद तय नहीं करेंगे, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, आपका सम्मान, आपको मैंने 2 मिनट बोलने दिया, किसी धर्मवीर जी देखिए, मुद्दा भटक जाएगा, समय बर्बाद हो रहा है, दर्शक का समय जरूरी है। कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को हाईकोर्ट कह रहा है कि समाप्त होगा, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इसको समाप्त नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना होगा। अब अरुण राजभर, क्या जो बाकी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि योगी सरकार की दलीलें कमजोर थी, आपकी पार्टी में इत्तेफाक रखती है? ये सरकार के अधिकारियों की कमजोरी थी, सरकार के, यानी सरकार की कमजोरी नहीं थी। ठीक है, आपका पॉलिटिकल मूव जो है समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके पीछे कहीं वो वजह तो नहीं है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी के पोस्टर लगवा दिए गए हैं
समाजवादी दफ्तर के बाहर की एंट्री बैन है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो बौखलाई है, सुहेल भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से तो घबराई है। ठीक है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, इसपे सब नफरत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ठीक है सर, आपकी बात समझ गए। न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दिए होते। ठीक है, तो मुझे आपको लग रहा है कि जो पुरानी कुरीतियां थी उनकी वजह से ऐसा हो गया। शलभमणि त्रिपाठी जी, आपने अखिलेश जी को सुना, आपने धर्मवीर जी को सुना, आपने राजकुमार जी को सुना, बहुतेरे सवाल आपके लिए, और कुल मिलाकर जो अखिलेश यादव भी यहां पर ट्वीट कर रहे हैं कि भाजपा की हार में ही अब आरक्षण की जीत है। यही कम से कम पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है वो देने की कोशिश सपा बसपा कांग्रेस कर रही है। नहीं, देखिए, ये तो सभी को पता है कि योगी आदित्यनाथ जी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं और कोर्ट से निश्चित तौर पे हमें एक तरह से वहां से बात मिली है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि कौन ओबीसी वर्ग के साथ खड़ा है और कौन ओबीसी के नाम पर केवल राजनीति कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के बड़े नेता है, उनके नाम पर जिस तरह के जलील करने वाले पोस्टर लगाए गए, उनके नाम को अपमानित करने वाले जिस तरह के पोस्टर लगाए गए, आज वो लोग बैठ के यहाँ पे ओबीसी राजनीति की बात कर रहे हैं। राजभर जी की गाथा मत सुनाइए यहाँ पर। रणवीर जी, आप चर्चा का फॉर्मेट मत खराब कोई सर, मैं टोक दूंगा उन्हें। मेरे पास सवाल उनके लिए हैं, मैंने उनके बड़े नेताओं से भी सवाल पूछे। जी शलभ जी सवाल देखिए फिर सर भाई, नहीं आपको टोक नहीं रहे, मैंने उनको रोक दिया। मतवालों को आप बैठा लेते हैं, आप स्टूडियो में मतवालों को बैठा लेते हैं, तो आप उन्हीं से बुलवाया कीजिए, फिर हमें मौका क्यों देते हैं 10 जगह सवाल कराने के बाद? देखिए, आप हमें बोलने भी नहीं देते। मेहमान आप मेरे सर, मेहमान मैं गुजारिश कर सकता हूँ, बाकी हर पार्टी का अपना चरित्र है सर। अब जो व्यक्ति अगर कोई सीमा लांघ रहा है सर, मैं उसे टोक सकता हूँ, वो अपनी मेरी जिम्मेदारी है। आप जरा कल्पना करिए, आप बात ओम प्रकाश राजभर जी एक बड़े समाज का नेतृत्व करते हैं, उनको अपमानित करने के लिए छोटे छोटे नेताओं से जो लोग पोस्टर लगवाते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के लिए अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। ये स्टूडियो में ओम प्रकाश राजभर जी के लिए जिस तरह की पैरवी करने के लिए राजनीति की पार्टी के प्रवक्ता को हमने बुला लिया है सर, उनकी पैरवी करने के प्रवक्ता हमारे पास है सर। आज मुद्दा आपसे आपके लिए सवाल ये सर कि ये जो नौबत आई है, आप पर क्यों आरोप लग रहे हैं सर? क्योंकि मुझे बिहार चुनाव याद आता है, वहां पर भी ये आरोप लग रहे थे कि शायद एक ये बड़ी वजह हो गई थी आरक्षण वाली चुनाव हारने में, 17 की बात भी आई। तो बीजेपी पर ये आरोप क्यों लगते हैं सर कि आप लोग आरक्षण विरोधी हैं? नहीं शुभांकर जी, मैं ओम प्रकाश राजभर जी की बात इसलिए कर रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी उदाहरण उस राजनीति का जो इस बात का विरोध करते हैं कि केवल एक खानदान को सब कुछ नहीं मिलना चाहिए, केवल एक जाति को सब कुछ नहीं मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया है, और बार बार जब ये बात उठती है कि भाई आरक्षण को लेकर केवल एक जाति को सब कुछ मिला, सबको मिलना चाहिए, तो इनको क्यों बौखलाहट होती है? ये कौन से सामाजिक न्याय की बात करते हैं? और आज योगी आदित्यनाथ जी ने अगर चंद मिनटों के भीतर, जैसे ही कोर्ट से फैसला आया, चंद मिनटों के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, हम हर हाल में आरक्षण को लागू करा के मानेंगे, चाहे इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक यही तो सवाल हो गया। तो आज इसको लेकर राजनीति की जा रही है। बात में सर सवाल है, आप ही ने कहा कि योगी जी ने चंद मिनटों में ट्वीट कर दिया। आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़े नेता थोड़ा समय लेकर रिप्लाई करते हैं, यानी मामला सेंसिटिव था, विपक्ष हावी हो गया। तो ये नौबत आने की वजह क्यों आ गई सर? ये इत्तेफाकन हो गया, नियत में कमी थी, कहां पर सर? कहीं तो इसके लिए कोई तो जिम्मेदार होगा ना सर, अगर ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये मामला कोर्ट में इस तरह से मुंह की खानी पड़ी है। नहीं, उसका कारण यह है कि चंद मिनट में इसलिए बयान आया कि पिछले 1-1.5 महीने से यह प्रक्रिया कोर्ट के भीतर चल रही है। सरकार पूरी मजबूती से लड़ रही थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार मिलना है, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलना है। लगातार पूरे दिन की मॉनिटरिंग कोर्ट के भीतर जो होती थी, योगी आदित्यनाथ जी उसको फॉलो कर रहे थे। और यही कारण है कि जब आज हाईकोर्ट से कहा गया, उसके सेकेंडों के भीतर मुख्यमंत्री जी का निर्णय आया, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट तक अगर लड़ना पड़ेगा तो हम जाएंगे। अखिलेश प्रताप सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है शलभ जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी और यहां पर बीएसपी भी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन अखिलेश जी पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं। दो महत्वपूर्ण विषय है जी। जब 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया था, एक गाइडलाइन दे दी थी, तो सरकार अभी तक उस गाइडलाइन पे चली क्यों नहीं? क्या कारण था? कौन सा प्रयोग था कि संयोग था? उत्तर प्रदेश की सरकार उस गाइडलाइन पे क्यों नहीं चली? ये बड़ा प्रश्न है। और लापरवाही हो चाहे जो भी हो, हर चीज में कूद कूद के तो कहेंगे वाह मोदी, वाह हमारा डबल इंजन, वाह योगी जी। ये क्यों हुआ? शलभ जी आप अगर गाइडलाइन का पालन नहीं अखिलेश जी होता। दूसरी बात, एक चीज और दो बातें थी, एक चीज जी सर, समय कम है सर, अखिलेश जी समय कम है, एक सवाल का जवाब ले ले सर, पहले एक सवाल का जवाब ले ले। दूसरा ये कि 31 जनवरी को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है,
31 जनवरी को इन पंचायतों के निकायों के प्लीज देखिए 31 जनवरी को निकायों के यही सवाल पूछे जो मैंने आपसे पहले पूछा था। उसके बाद अगर उद्धव ठाकरे की सरकार में आप लोग नहीं कर पाए तो उस वक्त आरक्षण के खिलाफ आप लोग नहीं थे, आज योगी सरकार पर आप लोग ज्यादा काउंटर कर रहे हैं, तो ये दोहरा पैमाना क्यों सर? अरे भाई आज ये दोहरा पैमाना कोई नहीं है। आपने क्यों नहीं किया? आप अगर लागू किए तो बताते, आप अगर लागू किए होते सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन माने तो कहते। दूसरी बात सुनिए, बीच में नहीं बोलता मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, प्लीज मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अगर आप अखिलेश जी, शलभ जी यही सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार में जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी वहां पर भी यही गलतियां हुई तो फिर आप लोग आरक्षण विरोधी नहीं तो वो कैसे विरोधी? पैमाना एक ही होगा। वो कह रहे हैं आपने गलतियां दुरुस्त की, हम भी दुरुस्त कर देंगे, हमारी भी नीयत अच्छी है। ये कोई जवाब नहीं होता है। तो फिर आप कहते हैं मैं बहुत बेहतर हूं, आप अपने आप को बड़ा बेहतर डबल इंजन बताते हैं। यही सवाल कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी मेरे पास समय बहुत कम है। रुक जाइए, अरे रुकिए 10 सेकंड और। दूसरी 31 जनवरी को इन निकायों के अध्यक्षों के कमेटियों के कार्यकाल समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद प्रशासक बैठेगा सरकारी, वो क्या करेगा? पंचायत चुनाव में भी यही हुआ था, क्या किया था उसने? ठीक है, ये भी क्या प्रयोग है कि संयोग है? धर्मवीर जी 10 सेकंड आपके पास से कोई सवाल अगर आप कहे तो। मैं सलमणि त्रिपाठी जी से ये पूछना चाहता हूं कि हम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ओबीसी में जाट आते हैं और जैसे ही सड़क क्रॉस करते हैं दिल्ली में घुसते हैं तो हमारे पास आरक्षण नहीं है केंद्र की सूची में। प्रधानमंत्री जी ने अपने निवास पर बुला के कहा था, गृह मंत्री जी ने कई बार कहा, लेकिन ये झूठे हैं। ये ओबीसी के वोट लेना चाहते हैं लेकिन उनको हक नहीं देना चाहते। और मैं इनको ये बता दूं, ये आरक्षण जो है संविधानिक अधिकार है ओबीसी का। ठीक है धर्मवीर जी, अब जवाब दे देता हूं। खाली सवाल पूछेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। शलभ जी देखिए, आपकी पार्टी को लेकर जो मूल सवाल आ रहा है वो ये कि आप लोग कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं, डबल इंजन की सरकार है। अब लड़ने पर जीते नाम सरदार का, तो फिर जब कुछ गड़बड़ होगा तो भी सवाल पूछा जाएगा, तो फिर उस जवाब से कैसे बच जाएंगे? अगर छोटी छोटी बातों को हम बड़ा करके दिखाएंगे और सरकार की चीजों को अच्छे से रखेंगे तो फिर यहां भी सवाल। हालांकि देखिए समय जो है इन शोरों के बीच में रह गया, लेकिन ये सवाल बरकरार है। सरकार कह रही है कि आरक्षण पर कोई खेल नहीं होगा, जैसा है यथास्थिति बरकरार रहेगी, तभी चुनाव होगा। विपक्ष कह रहा है कि सरकार की नीयत में खोट है। हमारी कोशिश थी हल्ला बोल में सवालों को समझने की,